गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए बच्चों, मैं जो फिजिक्स की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहा हूं, और आप लोग जानते ही हैं कि आज के समय में अगर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वनडे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन या भी किसी स्थिति में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंसी सबसे बड़ी ये होती है कि एक क्वेश्चन भी आपको फेल्योर कर सकता है। बिल्कुल जैसा कि 10 साल का मेरा अनुभव है, मैंने बहुत देखा है कि कई बच्चों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन की वजह से उनकी पूरी लाइफ की स्ट्रेटजी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो कंपटीशन में किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो फिजिक्स, चूंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे साइंस के सेक्शन को कवर करने से बचते हैं। वनडे एग्जाम में मैंने ये चीज अक्सर देखा है बच्चों के साथ कि वो मैथ में बढ़िया इंटरेस्ट लेंगे, रीजनिंग में बढ़िया इंटरेस्ट लेते हैं, उसके अलावा बाकी अन्य सब्जेक्टों में भी इंटरेस्ट लेते हैं। परंतु जब साइंस का सेक्शन आता है, वो इतिहास मन से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन जब साइंस का सेक्शन आता है तो वो बचने की कोशिश करते हैं। ये एक गलत चीज है, क्योंकि जो परफेक्ट होगा वही सेलेक्ट होगा। ये और इस विजन को ध्यान में रख के हम लोग लगातार ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चलिए आइए फोकस करते हैं। तो मैं साइंस के तीनों सेक्शन को कवर करूंगा, ठीक है बच्चों। और इसमें सबसे पहला जो सेक्शन मैं लेके आ रहा हूं वो फिजिक्स का लेके आ रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात है कि फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। देखिए, इसमें आपको मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं, देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, उसके बाद हम ध्यान देते हैं। देखिए, पहला जो हम चैप्टर लेके चलेंगे वो हीट लेके चलेंगे, उष्मा, क्योंकि ये आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो ऊर्जा है। ऊर्जा एक कंपैक्ट, एक बेहतरीन चैप्टर है। हालांकि उष्मा का ही एक पार्ट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस एनर्जी का ही एक पार्ट उष्मा होता है, ठीक है, लेकिन बट इसको हम डिफरेंट करके पढ़ेंगे। उसके अलावा हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, कार्य। उसके अलावा हम मिरर, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। हम साउंड, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, काफी कठिन चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसको इजीली वे से समझा जाएगा। धारा, करंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। करंट जो सर्किट का करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन, उस बेस पे। अगला फिर मोशन, गति को हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेडिएशन का पढ़ेंगे, विकिरण, ठीक। फिर अगला हमारा जो चैप्टर होगा इक्विपमेंट होगा। इक्विपमेंट देखिए बहुत जानदार चैप्टर है। इक्विपमेंट में हम आपको हर उन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे जो अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। जैसे हम ट्रांजिस्टर के बारे में कह सकते हैं, ठीक है, वो अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। हम किसी माइक्रोस्कोप के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में हम समझेंगे। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। हम पीएसएलवी, जीएसएलवी, इन सब के बारे में समझेंगे। मॉडर्न कुछ इक्विपमेंट है उनके बारे में भी हम पकड़ेंगे, ठीक है। कैमरा कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट एक अच्छा, मतलब कहते हैं ग्लॉसिफाइड, एक बेहतरीन चैप्टर होता है, ठीक है। फिर हम टाइम, समय के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ पे देखिए 6 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, ठीक है, 10 चैप्टर, और फिर 11 समय, टाइम के बारे में समझेंगे। टाइम, टाइम बहुत प्रेशियस चैप्टर है, स्मार्ट चैप्टर है। आखिरकार कैसे ये टाइम डिसाइड हुआ, क्यों 24 घंटे का दिन है, ठीक है, पूरे दिन को क्यों 24 घंटे में, क्यों 365 दिन का साल है, ठीक है, क्यों हम ऐसा किए हैं कि आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होता है या 1 घंटे में 60 मिनट होता है, वाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको लेके इस पे फोकस किया जाएगा। एक ये चीज है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो हम इकाई, यूनिट पढ़ाएंगे, 12वां चैप्टर। अब एक्चुअली बहुत सारे टीचर ऐसा क्या करते हैं कि यूनिट, इकाई को पहले ही लाके पढ़ाना चालू कर देते हैं। मेरा जहां तक समझ है वो एक बहुत अच्छा मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, यूनिट को लास्ट में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें जब पढ़ लेते हैं आप, तो बहुत सारे यूनिट आपके दिमाग में वैसे ही फीड हो जाते हैं, और लास्ट में उसको बिल्कुल एकदम कंपाइल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा खासा पूरा आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये हमारे देखिए चैप्टर का हमारा एक तरीके से एनालिसिस है, एक मोटा मोटा कि कौन से चैप्टर पे हम फोकस करेंगे।
ठीक। अच्छा, एक और चीज है, कई बार कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों के अंदर इस तरह की क्यूरियोसिटी होती है। देखिए, आपको पढ़ना कैसे है, आपको मार्क टू मार्क पढ़ना है, आपको कंपटीशन बीट करना है। ठीक है, यू हैव टू बीट कंपटीशन, नॉट जस्टिफाई ऑफ एजुकेशन। आपको एजुकेशन को जस्टिफाई नहीं करना है, आपको कंपटीशन निकालना है, आपको विद्वान बनना नहीं है। ठीक है, आप कंपटीशन निकालिए, सेलेक्ट होइए, अपने लाइफ को सुटेबल कीजिए, बढ़िया से जिए, हमारा ये मोटो होता है। तो आप इन ये जो चैप्टर हैं, जैसा हमने 12 चैप्टर बताया, इन चैप्टर से बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये सबसे प्रोमिनेंट चैप्टर है। तो हम इसको पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, हीट से। आइए देखते हैं। ठीक है, हीट से हम कैसे इसको कवर करते हैं। हीट, उष्मा, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर हम पूछे कि ये उष्मा हीट है क्या, हीट क्या है, हम दो चीजों को ले लेते हैं, M1 M2, दो एलिमेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं को ले लेते हैं। तो हीट एक प्रकार का क्या होता है, इन दोनों के बीच में जब तापांतर होगा, मतलब ताप का अंतर होगा, तो क्या होता है कि एक एनर्जिकल, एक ऊर्जा का संचरण होता है। ठीक है, और वो ऊर्जा हीट है ना, उष्मा के रूप में होता है। मेन ये चीज है। आप जैसे सपोज दैट हम यहां पे एक M1 वस्तु है, एक M2 है, तो हमेशा जो उष्मा का संचरण होता है वो हाई से कहां पे होता है, लो की तरफ होता है। ठीक है, तो यहां से आपके कहते हैं ना कि एक जो एनर्जी का जो कम्युनिकेशन होगा M2 की तरफ, वो बेसिकली क्या होगा, वो हीट होगा, उष्मा होगा। ठीक है, एक ये चीज। अच्छा, हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि यदि एक जस्टिफाई किया गया है कि यदि हम 4186 जूल अगर हम कार्य करें, क्या करें, जूल कार्य करें, तो जो उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, वो कितना होगी, 1 किलो कैलोरी होगी, कैलोरी होगी। ठीक है, एक ये चीज है। जैसे सपोज दैट हम, आप देखिए, हम हमारी हथेली है, ये मेरी हथेली है, इसको हम रगड़ना चालू किए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें हीट पैदा हुआ। ठीक है, मतलब रगड़ना चालू किए तो हीट पैदा हुआ। अगर हम एक, जैसे आप एक पानी है, ठीक है, पानी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बता सकते हैं कि हम गर्मी के दिनों में जब लोहे के छड़ को टच करते हैं तो हमको काफी ठंडा महसूस होता है। लकड़ी के राड, लकड़ी के इक्विप के अलावा उसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर हम लोहे को टच करते हैं तो हमको काफी ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोहे का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अपेक्षा काफी कम होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोहे के छड़ को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर क्या होता है, लोहे के छड़ में सर्कुलेट करने लगता है, मतलब संचरण करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है और हमको काफी ठंडा महसूस होता है। इट मीन्स ये बताता है कि हमारे बॉडी से लोहे की छड़ की तरफ जो एनर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो एक तरीके से हीट है, उष्मा है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी भाषा में, हम साइंटिफिक टर्म में कहें, तो अगर हम 4186 जूल कार्य करें तो जितनी उष्मा पैदा होगी वो कितनी होगी, 1 किलो कैलोरी में होगी। ये उष्मा, हीट, कैलोरी में होगी। अर्थात हम यहाँ पे कैलोरी का मतलब ये कह सकते हैं कि हम एक पानी को ले लेते हैं, अगर 1 ग्राम, कहते हैं, अगर हम ले लेते हैं कि 1 ग्राम पानी के तापमान को, दूसरी भाषा में तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना कार्य करना होगा, ठीक है, होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कैलोरी, जितना कार्य करना होगा उस उष्मा को क्या कहेंगे, कैलोरी, कैलोरी कहेंगे। अब चूंकि हमने यहां पे दिया है कि 4186 जूल इक्वल टू 1 किलो कैलोरी, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होगा,
एक अगर हम कैलोरी की बात करें तो कैलोरी बराबर कितना होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 4.186, ठीक है, जूल, ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा ये निकल के आया है। इसका मतलब कि हम 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमने जो कार्य किया वो एक प्रकार का क्या है, उष्मा है, ठीक है, वो उष्मा है जिसको हम कैलोरी में डिनोट कर रहे हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता चला है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमने ये बताया आपको कि जो उष्मा का संचरण होता है वो हाई टेम्परेचर से, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक ये चीज है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, आगे हम बढ़ते हैं हीट में। देखिए बच्चों, एक हम चूंकि अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो उष्मा का संचरण होता है हमने बताया कि भाई हीट ट्रांजिशन, हीट ट्रांजिटिंग, उष्मा का संचरण, संचरण, एक्चुअली उष्मा के संचरण में 3 प्रोसेस होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जिसके जिस तरीके से उष्मा संचरण करता है। पहला आपका, आपने सुना होगा कि एक चालन प्रक्रिया होता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या होता है, ठीक है, आपका संवहन प्रक्रिया होता है। एक होता है विकिरण, विकिरण, रेडिएशन, रेडिएशन में, ठीक है, संवहन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में, एक कंडक्शन में। देखिए 3 तरीके होते हैं। ये प्रक्रिया ठोस में होता है, सॉलिड में। जैसे मान लीजिए एक लोहे की छड़ को हम यहाँ पे हीट करना चालू किए, यहाँ पे हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो आप देखेंगे ये छड़ धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्षण होता है, क्षण का जो परमाणु होता है, हर दूसरे परमाणु को एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता हुआ चलेगा, ऊर्जा को ट्रांसफर करता हुआ चलेगा। एक ही जगह स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, स्थायी अवस्था में रहेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये पूरी उष्मा जो आपका एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंच जाएगी। तो इसको हम कंडक्शन वे कह सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम इसको इजी एग्जांपल में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में फ्रंट पे जो बच्चा बैठा हुआ है उससे कहा जाए कि आप पीछे वाले बच्चे को कॉपी पहुंचा दीजिए, तो क्या करेगा, वहीं बैठे बैठे कॉपी को क्या करेगा, हस्तांतरित करता रहेगा, धीरे धीरे पीछे वाले बच्चे के पास पहुंच जाएगा। ये तरीका होता है कंडक्शन। ये जनरली आपको किस में होगा, आपका ठोस में, सॉलिड मीडियम में। किस मीडियम में होगा, ठोस माध्यम में, ठोस माध्यम में, सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में ये चीजें निकल के आएंगी। दूसरा, दूसरा अब देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये संवहन का क्या तरीका है, संवहन का। संवहन देखिए इंपॉर्टेंट है। संवहन द्रव माध्यम में ज्यादा होता है, द्रव माध्यम में ज्यादा होता है। लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम, आप कभी ध्यान से देखिए बच्चों, एक पानी को गर्म कीजिए, केटली को गर्म कीजिए, केटली को गर्म कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए बहुत बारीकी से, देखिए उसमें क्या मिलता है, क्या आपको दिखता है। आप देखेंगे जब किसी केटली को हम गर्म करते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए हम केटली ये हमने बनाया और यहाँ पे इसको हीटिंग करना चालू किया, इसमें पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला पानी का जो बबल होगा, जैसे ही वो गर्म होगा वो अपना स्थान चेंज कर देगा, वो कहां पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो हम W1 था वो कहां पे आ गया है, ये W1 कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया है। फिर इसके जगह पे दूसरा बबल इसका स्थान लेने पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्लेस डिस्प्लेसमेंट करते करते, मतलब हीट, हीट प्राप्त करके, एनर्जिकल रिसोर्स प्राप्त करके वो प्लेस डिस्प्लेसमेंट करते करते धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। आप कभी केटली नीचे अगर गर्म कर रहे हो, कभी हाथ डालिए, तो नीचे जब हाथ डालेंगे तो ठंडा महसूस होगा, आपको गर्म महसूस नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या डिनोट करता है कि ये लोग, ये जो बबल है वो अपने स्थान को चेंज कर रहे हैं,
ठीक है, एक ये चीज है। तो हमेशा समवन में यही होता है कि क्या होता है कि प्लेस डिस्प्लेसमेंट होता है। इस तरह की चीजें जो है आपके लिक्विड मीडियम में देखी जाती है। उसके अलावा ये लिक्विड ही नहीं, गैसियस गैसियस मीडियम में भी ये चीजें होती है ना। आपको गैसीय माध्यम में, गैसियस मीडियम में भी इस तरह की चीजें मिलेंगी, गैसीय माध्यम में भी, गैसीय माध्यम में भी मिलेगी। एक बल्ब के अंदर आपका एक जो गैस भरी जाती है, ठीक है, सपोज दैट आर्गन गैस भरी जाती है, तो जैसे ही वो बल्ब जलता है तो वो गैस क्या करती है, पूरे हीट को डिस्पर्स कर देती है। वो डिस्प्लेसमेंट के द्वारा होता है। तो एक तरीके से इसको संवहन कहते हैं। अगला हम जो रेडिएशन की बात करते हैं, अच्छा इन दोनों के लिए बच्चों, इन दोनों के लिए मीडियम आवश्यक है। क्या है? माध्यम आवश्यक है, मीडियम आवश्यक है, मीडियम, मीडियम नेसेसरी है। लेकिन रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, डिनोट किया जाता है कि 8 मिनट 18 सेकंड में, या 8 मिनट 8 सेकंड में, या कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड में। सबका अपना अपना एक रिसर्च है। तो ये जो किरणें आती है वो कैसे आती है? विदाउट एनी मीडियम सर्कुलेटिंग, बिना किसी माध्यम के आती है। तो रेडिएशन में क्या होता है कि बिना किसी माध्यम के सूर्य की किरणें आ जाती है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, चूंकि मैग्नेटिक रेज होती है, ये बिना माध्यम से ही सर्कुलेट करती है। मतलब अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझाएं, हम फ्रंट वाले बच्चे से कहें कि बिना कॉपी किसी को दिए, बिना ये दोनों माध्यम को अपनाए, आप सीधे क्या कीजिए कि कॉपी उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए, तो वो क्या करेगा? सीधे उठा के थ्रो कर देगा, थ्रो कर देगा। इट मीन्स दिस वर्क डिनोट अबाउट विकिरण रेडिएशन। ये रेडिएशन के बारे में बताया, तो वहां तक अपनी कॉपी पहुंच गई। ठीक, एक ये चीज है। तो ये तीन संचरण के जो माध्यम होते हैं, हीट संचरण के जो मीडियम होते हैं, वो एक्चुअली तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे आपको जस्टिफाई किए। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब एक चीज उष्मा के साथ ये होता है, उष्मा के साथ होता है मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट, मापन, मापन प्रक्रिया। क्योंकि आप देखिए, जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए हम कई तरह के उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं। मेजरमेंट के लिए हम कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए, आप देखे हैं जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर हमारे शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल करता है, तो ये कहा जाता है कि भाई जो शरीर का तापमान है वो एग्जैक्टली कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेस्टिकल का होता है। ह्यूमन टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर एवरेज के तौर पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम टेस्टिकल से लेते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितने के बीच में होता है? आपका 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, मतलब +8। इसी को हम फॉरेनहाइट में डिनोट करें तो 95 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर आपका 110 फॉरेनहाइट के बीच में होता है। ठीक है, ये चीज है। तो कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, वो फॉरेनहाइट में है। तो आपसे अगर पूछ सकता है कि सेल्सियस में हमारे बॉडी का तापमान किसके किसके बीच में होता है, 35 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 95 से लेकर 1105 फॉरेनहाइट के बीच होता है। एक ये चीज है। अच्छा, यहां तक तो हम पहुंच गए। अगर मान लीजिए हमको तापमान मापना है, कहां तक मापना है? हमको मापना है टेम्परेचर। हम थोड़ा सा एक अलग लेवल पे लेके चलते हैं कि अगर हमको टेम्परेचर मापना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर हमें टेम्परेचर जो मापना है 350 डिग्री सेल्सियस तक मापना है। 350 डिग्री सेल्सियस तक मापना है, तो भाई हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पारे का इस्तेमाल करेंगे, पारे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पारे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पारा का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनके बीच होता है। ठीक, तो हम पारा का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमको और ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे मापना है, बहुत कम टेम्परेचर, या -110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हमको अगर मापना है, या 115 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मापना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करना है, 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करना है, तब हम क्या करेंगे?
तब हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए हैं हमें टेम्परेचर और ज्यादा मापना है, 500 क्या, हम बल्कि हम इसको 1500 डिग्री सेल्सियस तक ले चलते हैं। अगर हमको 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम टेम्परेचर हमको मापना है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच मापना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लूटोनियम रोधी तापमापी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब प्लूटोनियम रजिस्ट, है ना, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, तापमापी की इस्तेमाल करेंगे। प्लूटोनियम रोधी तापमापी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एक चीज होता है। अगर मान लेते हैं कि हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मापना है, हम ये मान लेते हैं कि नहीं 800 डिग्री सेल्सियस से लेके हमको 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मापना है, तब हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे भाई? तब हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हाई टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। पायरोमीटर, ठीक है, ये रेडिएशन बेस पे होता है, विकिरण। ये साइंटिफिकली जस्टिफाई किया गया है कि कोई भी धातु जो है जिसके अंदर रेडिएशन की क्षमता पाई जाती है, 800 डिग्री सेल्सियस पे वॉलंटरी रेडिएशन करने लगता है। ठीक है, तो इतने हाई टेम्परेचर को, मतलब इतने बड़े लेवल का टेम्परेचर को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एक तरीके से पूरा मेजरिंग, पूरा हमने पूरा एक बताया कि भाई हम किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जनरली, और बहुत स्मार्ट तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए पोटेंशियल क्या है। जैसे हम हीट, अगर उष्मा पैदा करें, हीट जनरेटिंग, ड्यूरिंग हीट जनरेटिंग, उष्मा उत्पन्न हो तो एक क्या इफेक्ट डालेगा? एक तत्व के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर वो क्या इफेक्ट डालेगा? उसमें क्या करेगा? अगर मान लीजिए कोई एक लोहे का क्षण ले लेते हैं या कुछ भी, तो उष्मा अगर उत्पन्न करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उष्मा जब हम इफेक्ट पैदा करते हैं तो उसमें तीन तरह के बेसिकली इफेक्ट दिखाई देते हैं। एक तो सबसे ये होगा कि टेम्परेचर, टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होगा, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होगा, मतलब ताप वृद्धि होगा, ताप वृद्धि होगा, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ताप वृद्धि होगा। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी है। अगर अल्फा इक्वल टू जो ताप वृद्धि हो, जो टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हो, है ना, आपका टी, ठीक है, जो पुराना टेम्परेचर रहा हो, तो यहाँ पे, हालांकि इस फार्मूले को हम आगे जस्टिफाई करते हैं, तो हम यहाँ पे अल्फा से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि ये फार्मूले को बताने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा सिद्ध करना होगा। अल्फा, बीटा और गामा का जो अनुपात है वो 1 to 3 को जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि लंबा है तो अगले क्लास में इसको कवर करेंगे। लेकिन अगर हम क्या कर देंगे, अगर हीट हम जनरेट करते हैं तो पहला जो हमारा होगा वो ताप वृद्धि होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि उसमें आपको लीनियर लीनियर इफेक्ट दिखने को मिलेगा या एक्सपेंशन मिलेगा, एक्सपेंशन मिलेगा, मतलब रेखीय विस्तार मिलेगा, विस्तार मिलेगा, है ना, रेखीय विस्तार। ठीक है, एक ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे ताप वृद्धि किए हैं, तो ताप वृद्धि का इफेक्ट किस पे पड़ता है? एरिया पे पड़ता है, क्षेत्रफल पे पड़ता है, क्षेत्रफल पे पड़ता है। यहाँ पे रेखीय विस्तार, मतलब रेखीय विस्तार हो सकता है। तीसरा सी क्या हो सकता है? क्यूबिकल, क्यूबिकल इफेक्ट मिल जाएगा आपको, इफेक्ट मतलब आयतन विस्तार, विस्तार इफेक्ट, या फिर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, आयतन का विस्तार होगा। तीन तरह के आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अगर हम हीट जनरेटिंग करते हैं या उष्मा उत्पन्न करते हैं तो हमको 3 तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगले वाले चैप्टर पे हम इसको समझाएंगे आपको। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का वो आपको एक तरीके से कैलकुलेशन के बारे में भी समझाया जाएगा। ये 3 तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हीट का है। तो सीधा सीधा आपको क्या समझ में आया है, हीट क्या है? हीट क्या है? तापांतर के कारण दो वस्तुओं के बीच का ऊर्जा का संचरण है। आपको क्या समझ में आ गया, हीट क्या है? तापांतर के कारण दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा का संचरण है। ठीक है, हीट कई तरीके से स्टैटिक एनर्जी से भी बन जाता है, डायनेमिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, बहुत सारे एनर्जिकल फॉर्मेट होते हैं जो हीट को पैदा करते हैं। अच्छा, सूर्य के अंदर जो हीट है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का है। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन, जिसकी वजह से भारी मात्रा में हीट पैदा होता है। और सूर्य में कई तरह के हीट को डिनोट भी किया जाता है। आप देखेंगे जो सेंट्रल का हीट होता है, जिसको सेंट्रल बल्ज के कहते हैं, यहाँ का जो हीट होता है 10⁻7 केल्विन के बराबर होता है। 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन सबसे ज्यादा हीट पैदा होता है। इसका मतलब क्या मतलब है कि इसमें यहाँ पे फ्यूजन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती होगी। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, एक आपका कोरोना पार्ट है, सूर्य का कोरोना पार्ट है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा 150 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब फ्यूजन की घटना यहाँ पे कम होता होगा। ठीक, हमारा जहां से हमारे पृथ्वी पे जो तापमान आता है उसको फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं प्रकाश मंडल। तो वहां का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब फ्यूजन की प्रक्रिया यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में है, ठीक ठाक अच्छी स्थिति में है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो क्रोमोस्फीयर का पार्ट होता है, इसका टेम्परेचर 15000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्यूजन और ज्यादा है। मतलब सेंट्रल पार्ट में फ्यूजन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है। तो 10⁻7 केल्विन तक जो है आपका क्या करता है, हीट पैदा कर देता है। ठीक है, ये सूर्य का है। तो अलग अलग वस्तुओं में जिन जो जो वस्तुएं के अंदर उष्मा पैदा हुई है, वो उष्मा एक तरीके से अलग अलग एनर्जिकल फॉर्मेट का, एनर्जिकल पार्ट का एक रूप हो सकती है। ठीक है, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, और काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने एक मोटे मोटे तर्ज पे आज चूंकि क्लास की शुरुआत है, तो आप लगातार जुड़े रहेंगे तो ये चीजें आपको मिलती जाएगी। ठीक है, अभी तो मान लीजिए ये है। ठीक, अभी तो अगली बार से जो होगा बच्चों, उस पूरे क्लास को एक बकायदे तरीके से हैंडल किया जाएगा। अभी ये पहला चैप्टर था। ठीक, तो तो आपको पूरा समझ में आया हीट के बारे में, ये एक स्पेशल पूरा। तो जैसे जैसे हमने मोटे मोटे तर्ज बताया कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, ठीक, वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर के बीच होता है। तो ये एक आपका मोटा मोटा एक वो है। ठीक है बच्चों, ठीक। और अगला क्लास में, अगली क्लास में हम इसके पूरे अन्य जो चीजें हैं, सेगमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमने फार्मूला आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीजमेंट मतलब एरिया इंक्रीजमेंट या लीनियर एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन, इन तीनों चीजों के बारे में कैसे फार्मूला का कोरिलेशन, उसके बारे में भी समझा जाएगा। इसके अलावा अभी बहुत सारी सेगमेंट बचे हुए हैं जिससे लेके इसमें क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों के बारे में समझा जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमने जितना भी ये आधे घंटे का हमने जो भी क्लास लिया, इसमें आप देखेंगे उठा के जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे सूर्य के सेंट्रल का तापमान कितना होता है, तो केल्विन में हमने आपको बताया। बॉडी का टेम्परेचर या बाकी कौन कौन चीजों को लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। ठीक है, लेकिन तब जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ाए हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के आप वाह वाह करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ में कब आएगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करने उतरेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं टीचर ने पढ़ाया क्या। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, लगातार क्लास से बने रहिए। नमस्कार।